हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले टॉपिक में सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स हाफ ब्रिज इन्वर्टर के बारे में जाना। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स फुल ब्रिज इन्वर्टर, अर्थात एकल फेज पूर्ण ब्रिज वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर। ये हमारा इसका सर्किट है। इसमें 4 थारिस्टर TH1, TH2, TH3, TH4 का उपयोग हुआ है। इनके उपयोग की सहायता से हमने एक ब्रिज बनाया है तथा इसके समांतर 4 डायोड D1, D2, D3, D4 लगे हैं तथा एक सप्लाई वोल्टेज BS का उपयोग किया है। इस इन्वर्टर से आउटपुट वोल्टेज तथा पावर हाफ ब्रिज की तुलना में 2 गुनी प्राप्त होती है। रजिस्टिव लोड के लिए हमें सिर्फ 4 SCR की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें डायोड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोड धारा I आउटपुट तथा लोड वोल्टेज रजिस्टिव लोड के लिए समान फेज में होते हैं, परंतु RL लोड के लिए हेतु धारा I आउटपुट लोड वोल्टेज B आउटपुट के साथ समान फेज में नहीं होती, अर्थात I आउटपुट की वैल्यू के जो फेज होता है वो B आउटपुट के समान नहीं होता है। ऐसे लोड हेतु जो डायोड SCR के समांतर में लगाए हैं ये धारा का प्रवाह कराते हैं जब मुख्य SCR कम्यूटेट हो जाते हैं। इन डायोड्स को हम फीडबैक डायोड कहते हैं। अभी हम प्रतिरोधी लोड के लिए सर्किट की वर्किंग देखेंगे, जो सिर्फ हमारा अगर यदि लोड हमारा सिर्फ रजिस्टिव है प्रतिरोधी लोड हेतु, तो इस तरीके से हमारा फिगर सर्किट का डायग्राम और ग्राफ दिखाया गया है। इसमें हमारे पास 4 थारिस्टर दिए हुए। अब हम जो ये थारिस्टर हैं ये हमारे गेट पल्सेस से ऑन होंगे। हमारे थारिस्टर TH1 के लिए गेट पल्स IG1, TH2 के लिए IG2, TH3 के लिए IG3, TH4 के लिए IG4 दिए गए हैं। शुरुआत में हम 0 से Ty2 के मध्य हम TH1 और TH2 को ट्रिगर पल्स IG1 और IG2 से देते हैं, ट्रिगर करते हैं, जिससे जो हमारी लोड धारा होती है I आउटपुट ये A से TH1 से B से लोड से होते हुए थारिस्टर TH2 से होते हुए D की ओर से प्रवाहित होती है। जबकि जो डायोड रहते हैं ये सारे हमारे रिवर्स वाइस में रहते हैं, अर्थात ब्लॉक रहते हैं। लोड वोल्टेज B आउटपुट जो होती है ये हमें BS के बराबर प्राप्त होती है। इस तरीके से हमारा थारिस्टर TH1 और TH2 अपनी साइकिल पल्स से टर्न ऑन होकर अपनी साइकिल पूरी करते हैं। इसके बाद T=Ty2 पर हमारे TH1 और TH2 थारिस्टर कम्यूटेट करते हैं, जिससे TH3 और TH4 को हम IG3 और IG4 ट्रिगर पल्स देते हैं। जिससे
हमारी जो धारा आई आउटपुट है ये ए TS3 लोड बी TH4 डी मार्ग में प्रवाहित होती है। लेकिन जो इसकी दिशा होती है ये विपरीत होने के कारण इसको ऋणात्मक माना जाता है, क्योंकि जो हमारी IG1 IG2 पल्सेस के लिए थायरिस्टर TH1 TH2 की डायरेक्शन थी वो A से लेके TH1 से TH2 थी। यहाँ ये डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए जो हमारे TH1 और TH2 के दो लिए जो हमें पल्स मिली, बी आउटपुट मिला, वो हमें ये पॉजिटिव PS मिला। लेकिन जो हमें TH3 और TH4 के लिए मिला ये हमें नेगेटिव PS की ओर मिला। इसी तरीके से ये साइकिल हमारी आगे बढ़ती जाती है। इसके बाद फिर से IG1 और IG3 पल्स TH1 और TH2 को टर्न ऑन करेंगी, जिससे हमारी करंट की डायरेक्शन A से TH1 से B से लोड से C से TH2 से D की ओर प्रवाहित होगी और जो भी आउटपुट होगा वो हमें इस तरीके से पॉजिटिव साइड में मिलेगा। तथा इसके कम्यूटेट होने के बाद हमारे थायरिस्टर TH3 TH4 IG3 IG4 पल्सेस के द्वारा टर्न ऑन होंगे। टर्न ऑन होने से हमारे थायरिस्टर TH3 और TH4 क्लोज सर्किट की तरफ वर्क करेंगे, जबकि TH1 और TH2 ओपन सर्किट की तरफ वर्क करेंगे। तो जो हमारे करंट की डायरेक्शन रहेगी वो A से TH3 से लोड से TH4 से B की ओर होगी। इस तरीके से हमें रजिस्टिव लोड के लिए ये ग्राफ मिलेगा। इसमें जो हमारी करंट का ग्राफ रहेगा वो सेम रहेगा। हमारा जो B आउटपुट और जो I आउटपुट रहेगा सेम फेज में रहेगा। अब बात करते हैं इंडक्टिव लोड के लिए। ये हमारे इंडक्टिव लोड में हमारे डायोड्स इंडक्टेंस की वजह से, इंडक्टिव लोड की वजह से वर्किंग में आ जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा जो B आउटपुट है वो I आउटपुट के साथ समान फेज में है, जबकि इंडक्टिव लोड पे हमारा I आउटपुट समान फेज में B आउटपुट के साथ नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि T बराबर जो T स्मॉलर देन 0 रहता है, इसके लिए मतलब इससे पहले 0 से पहले की कंडीशन के लिए हमारे जो थायरिस्टर रहेंगे TH3 और TH4 वो चालन के द्वारा लोड धारा प्रवाहित करेंगे। जो चालन के द्वारा लोड धारा 0 से पहले प्रवाहित हुई मान सकते हैं, वो मानेंगे A से TH3 से C से लोड से B से TH4 से D मार्ग में। हम मानते हैं कि ये धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही थी। अब T=0 पर TH3 और TH4 कम्यूटेट होंगे। कम्यूटेट होने के बाद प्रेरकत्व के गुण के कारण अब जो लोड धारा है के बाद जो लोड धारा है I आउटपुट वह अपनी दिशा बनाए रखेगी, जिससे डायोड D1 और D2 चालन अवस्था में आ जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा कि लोड पे पोलरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब
जो डायरेक्शन रहेगी करंट की वो D1 से A से BS से D से D2 से C से लोड से D1 मार्ग की तरफ रहेगी और प्रेरकत्व द्वारा संग्रहित ऊर्जा अनावेशित होना प्रारंभ हो जाएगी। इस अनावेशन के दौरान जो हमारे थायरिस्टर TH1 और TH2 हैं ये टर्न ऑन नहीं हो सकते क्योंकि D1 और D2 के द्वारा ये थायरिस्टर रिवर्स वाइस में है। परंतु जब D1 D2 की धारा शून्य हो जाएगी तो TH1 TH2 रिवर्स वाइस समाप्त होने के कारण अब ये ट्रिगर हो जाएंगे और ट्रिगर होने से ये TH1 और TH2 टर्न ऑन हो जाएंगे। अब जो धारा है विपरीत दिशा में A से TH1 से B से लोड से C से TH2 से D में प्रवाहित होने लगती है। इस तरीके से T इक्वल टू T/2 पर जो हमारा TH1 TH2 को बलित कम्यूटेशन द्वारा टर्न ऑफ कर दिया जाता है। जब ये TH1 और TH2 टर्न ऑफ हो जाते हैं तो हमारे डायोड D3 और D4 और D4 जो रहते हैं ये हमारे इसी दिशा में रहने का प्रयास करते हैं। ये दिशा ये थी, इस दिशा में रहने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से ये भी जब तक इनमें अनावेशन होता है तब तक ये TH3 और TH4 को रिवर्स वाइस में रखते हैं। यह क्रम चलता रहता है। इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि T इक्वल टू T इज स्मॉलर देन 0, जैसा कि हमारे इस ग्राफ में दिख रहा है। 0 के बाद हमारे थायरिस्टर TH1 और TH2 टर्न ऑन होते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन 0 से पहले हम मान सकते हैं कि हमारे थायरिस्टर TH3 और TH4 टर्न ऑन थे। तो जब TH3 और TH4 टर्न ऑन थे तो जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो इस तरीके से फ्लो होगी। A से TH3 लोड B TH4, इस तरीके से A पॉजिटिव है थायरिस्टर A, तो जो लोड की डायरेक्शन है यहाँ पॉजिटिव रहेगी और यहाँ पर नेगेटिव रहेगी। अब जैसे इसके कम्यूटेशन होता है तो ये लोड होता है, लोड उसी डायरेक्शन में बहने की कोशिश करता है, लेकिन इंडक्टिव होने के कारण डिस्चार्जिंग जब होती है इसकी तो इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो ये इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा। इस तरीके से होने से, अपोजिट होने से हमारा डायोड D1 और डायोड D2 फॉरवर्ड वाइस में आ जाते हैं। जब ये फॉरवर्ड वाइस में आते हैं तो ये T इक्वल टू 0 के लिए फॉरवर्ड वाइस में आ गए। फॉरवर्ड वाइस में आने के कारण ये डिस्चार्जिंग दिखाएंगे और जो इनसे डिस्चार्जिंग होगी उससे हमारे थायरिस्टर TH1 और TH2 रिवर्स वाइस में रहेंगे, अर्थात जब तक ये डिस्चार्जिंग होगी तब तक ये वर्किंग में नहीं आएंगे। तो इसको ग्राफ में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो 0 है, इस 0 से पहले हमारा थायरिस्टर TH3 और TH4 टर्न ऑन थे। टर्न ऑन के बाद -I0 से डिस्चार्जिंग होना शुरू हुई तो D1 D2 के द्वारा ये डिस्चार्जिंग होती है और यहाँ तक हमारे थायरिस्टर TH1 TH2 टर्न ऑफ रहते हैं, जबकि सिर्फ रजिस्टिव लोड के लिए हमारे थायरिस्टर TH1 0 पर ही टर्न ऑन हो गए थे और TH2 यहाँ तक टर्न ऑन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हाफ में टर्न ऑन होंगे। अब जैसे इसकी डिस्चार्जिंग ख़त्म होगी हमारे TH1 और TH2 जो हैं ये फॉरवर्ड वाइस में आ जाएंगे। फॉरवर्ड वाइस में आने के बाद अब जो करंट की डायरेक्शन फ्लो होगी वो A से TH1 से B से लोड से C से TH2
की तरफ से होते हुए डी की ओर प्रवाहित होगी। अब इसकी वजह से वोल्टेज हमारी माइनस बी एस है ही कि नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो ही रही है। अब जैसे ही इसका कंप्यूटेशन होगा तो जो हमारे लोड है, लोड पे हमारी जो करंट की डायरेक्शन है अभी पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब ये लोड इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव होने की वजह से इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ये डिस्चार्जिंग होना शुरू करेगा। तो हमारी जो डायरेक्शन रह जाएगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होगा, डिस्चार्जिंग होगी। अब इस साइकिल के लिए हम ग्राफ में देखेंगे कि जो हमारी डायरेक्शन है t इजकल टू 0 के बाद से t/2 पर, तो 2/2 पर ये डिस्चार्जिंग होना शुरू होगा। तो ये जो हमारे डायोड D3 और D4 हैं ये इस टाइम पीरियड में डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद ये जब तक डिस्चार्ज होते हैं तब तक हमारे थायरिस्टर TH1 और TH3 और TH4 के लिए ये रिवर्स वाइस में रखते हैं। जब ये पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाते हैं तो हमारे थायरिस्टर TH3 TH4 टर्न ऑन होते हैं और टर्न ऑन होके ये आउटपुट देते हैं। फिर ये जैसे ही हमारे थायरिस्टर टी पे पहुंचते हैं तो टी पे पहुंचने के बाद ये फिर से कम्यूटेट होते हैं। कम्यूटेट होने से फिर से इनकी ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होते रहने के लिए इंडक्टेंस में से डिस्चार्जिंग होती है। अब इंडक्टेंस में से जो डिस्चार्जिंग होती है उसकी वजह से हमारे डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड वाइस में हो जाते हैं। यही कंडीशन बिल्कुल I इजकल टू 0 पर थी। यहाँ पर भी हमारे थायरिस्टर इससे पहले TH3 और TH4 को ही हमने टर्न ऑन माना था। तो इस तरीके से RL लोड के लिए हमारा ये कंपटीशन चलता है और इस तरीके से हमें आगे की साइकिल्स प्राप्त होती हैं और हमें जो आउटपुट वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके सेम फेज में आउटपुट करंट रजिस्टिव लोड के लिए प्राप्त नहीं होता। इसमें हम टी को चेंज करके इसकी आवृत्ति को चेंज कर सकते हैं।